किस बेरहमी से जो है वहाँ पर एक हिंदू युवा को जो है मारा गया। उसे मारने के बाद मैं तो बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कि ऐसी मानसिकता वाले खराब हैं। उससे एक चीज तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ हो गई। अपशब्द कहेगा, उनके बारे में गलत कहेगा तो उसके साथ पैगंबर मोहम्मद, इसका मतलब है कि बहुत ही कमजोर है, बहुत ही निहत्ते हैं। क्या कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए। संवैधानिक देश में रहते हुए हमारी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तो 20-20 साल 25-25 साल शरिया समझने की कोशिश करती है, इस्लाम समझने की कोशिश करती है। विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि यूपी बदहाल हो गया। चीखें उनकी निकलती हैं जिनको पता होता है कि उनका अस्तित्व अब मिट रहा है। वो मर्द अपनी वाइफ, अपनी धर्मपत्नी के लिए आवाज नहीं खोल पाया और एक मुल्ला पिछली बार हमने देखा यूपी के जब चुनाव हुए तो 2 युवाओं की जोड़ी तैयार हुई थी। में उत्तर प्रदेश की अगर सरकार और सत्ता चली जाती है तो वो तो मौलानाओं के बिस्तर। विपक्ष के कई नेता भारत सरकार पर उंगली उठा रहे, वो कह रहे कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर मौन क्यों है। जनसत्ता पार्टी में वो हमेशा संगठन को बैठ करके बातें किया करते थे और उनका कहना था कि बांग्लादेश जब हमारे पास आ ही गया। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे एक अपने ऐसे खास मेहमान से जो भाजपा की प्रखर और मजबूत प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट है और लगातार माइनॉरिटी समाज का एक ऐसा चेहरा है जिनके सामने धुरंधर भी जो होते हैं वो बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे नाजिया इलाही खान मैम से। नाजिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, बहुत आभारी। मैम, आज हम तमाम विषयों को लेकर के आपसे बात करेंगे। सबसे बड़ा मैम इस समय जो मुद्दा है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि क्योंकि आप अल्पसंख्यक समाज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो इस समय स्थिति है, और हमने देखा कि किस बेरहमी से जो है वहाँ पर एक हिंदू युवा को जो है मारा गया। उसे मारने के बाद पेट पर लटकाया गया और आरोप लगाया गया कि उसने जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो है वो उन्हें जो है इंसल्ट किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई इंसल्ट करता है तो क्या अल्लाह सुभान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी नहीं है उसको सज़ा देने के लिए? क्या अल्लाह की कुदरत और करिश्मा कम हो चुका है? क्या अल्लाह की ताकत में कोई कमी आ चुकी है? क्या अल्लाह के करिश्मे में कोई कमी आ चुकी है? जिस पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह तबारक ताला ने पूरे कुरान की 30 पारे में ये बताया कि वही पहले पैगंबर है और वही आखिरी पैगंबर है, और उस पैगंबर को अगर कोई बेइज्जत करता है या बेइज्जत करने की कोशिश करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अजाब तो अल्लाह को देना चाहिए, बंदे को देना ही नहीं चाहिए। दीपू के साथ बांग्लादेश में जो हुआ उससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ हो गई कि इस्लाम कोई शांति प्रिय समाज या मज़हब तो नहीं है। इस्लाम में किसी तरीके की माफ़ी की जगह तो नहीं है। इस्लाम में किसी तरीके की इंसानियत की जगह तो नहीं है। दीपू के साथ जो हुआ वो इस बात को दर्शाता है कि इस्लाम वाले काटना, कूटना, लूटना, पीटना अपने मजहब की किताब से सीखे तो हैं भैया। अगर कोई ये 1450 साल से समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम शांतिपूर्ण समुदाय है, तो पूरे अल कुरान में जितनी भी जंगें पैगंबरों ने लड़ी, क्या कोई शांतिपूर्ण समुदाय लड़ सकता है? नहीं। आज सोशल मीडिया पे लाखों मुसलमान हम लोगों को गालियां देते हैं, महिलाओं को अभद्र शब्दों से पुकारते हैं। मैं नाजिया इलाही खान मेरे शरीर के जिस्म के एक एक बॉडी पार्ट को लिख लिख करके उछालते हैं, तो मेरे समर्थन में कोई हिंदू या मैं किसी मुसलमान का ज़बान काटने या उंगलियां जो लिख कर दे रहा है उसकी उंगलियां काटने तो नहीं गए। हम तो संवैधानिक तरीके से छोड़ते हैं कि भाई केस करेंगे एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपने तरीके से अपना रास्ता निकालेगा। दीपू के साथ जो हुआ बांग्लादेश में, जो इतनी दर्दनाक उसको सज़ा मिली, उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ तो नहीं बोला था। उसने कहा था अल्लाह और भगवान एक है, यही बोला था उसने सिर्फ।
झूठ बात है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उसने कुछ बोला था। लेकिन इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं, एक खास वर्ग ये कह रहा है कि जो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपशब्द कहेगा, उनके बारे में गलत कहेगा, तो उसके साथ यही जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की मानसिकता को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ऐसे लोगों की मानसिकता इस हिसाब से देखती हूँ कि ये खुद बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं और समझा रहे हैं पूरी दुनिया को कि पैगंबर मोहम्मद में कोई ताकत ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं है। पैगंबर मोहम्मद इतने सक्षम ही नहीं है कि वो अपनी बेइज्जती का बदला अपने करिश्मे और अपने करिश्मों के अजाब से ले सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद, इसका मतलब है कि बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही निहत्ते हैं, निहायत ही कमज़ोर है, एक छोटे से नन्हे से बच्चे से भी ज़्यादा कमज़ोर है। वो अपना बदला खुद नहीं ले पा रहे हैं, तो ये उठते हैं लुंगी डांस करने के लिए, ये शमशीर निकाल लेते हैं गला काटने के लिए, ये माचिस की डिबिया निकाल लेते हैं काफिरों को पेड़ पे लटका करके जला के मारने के लिए। तो मैं तो दूसरी तरफ से देख रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कि ऐसी मानसिकता वाले खराब हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसी मानसिकता वाले पैगंबर मोहम्मद को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं दुनिया के सामने। इन्होंने तो पैगंबर मोहम्मद की नौजुबिल्ला कोई औकात ही नहीं छोड़ी। अब ये जो महमूद मदनी, अरशद मदनी या लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद जो कहता है इस्लाम खतरे में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि इस्लाम बहुत कमज़ोर है जो खतरे में आ जाता है। अच्छा मैम, आप सुप्रीम कोर्ट के इतने दिग्गज वकील हैं और एडवोकेसी आप जानते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने दीपू को बेरहमी से ना सिर्फ मारा बल्कि मानवता के नाम पर भी एक शर्मनाक तस्वीरें हमें तब देखने को मिली जब उसे पेड़ से लटका दिया गया। क्या कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए? क्योंकि जो बांग्लादेश की सरकार है वो इस पर कोई भी खास कार्रवाई अभी करते हुए नजर नहीं आ रही। अभी मैंने 8 घंटे पहले देखा था कि 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। और कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई आप तब पूछते जब किसी संवैधानिक देश में यह घटना हुई होती। वो इस्लामिक देश है और इस्लामिक देश में कानून की कोई मान्यता नहीं होती है। आप मुझे बताएं, क्या महमूद मदनी संविधान मानता है? क्या अरशद मदनी संविधान मानता है? क्या 22 करोड़ में से जो जिहादी और पाकिस्तानी मानसिकता के मुसलमान हैं, क्या वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की गरिमा को मानता है? क्या देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को मानता है, ऑर्डर को मानता है? 2017 में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बंद हुआ। क्या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भारत में नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है ना। उसके बाद फिर राम मंदिर के लिए किसने जजमेंट दिया था? देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिया था कि राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए। क्या उस जजमेंट को आज भी मुसलमान मानने को तैयार है भारत में? जो बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ, क्यों अभी लाल किला में दिल्ली में नहीं हुआ? बम फोड़ करके नहीं जलाया मासूम लोगों को? जो बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ वो बुरहान वानी ने, यासीन मलिक ने नहीं किया कश्मीर में। जो बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ, क्या वो याकूब मेमन ने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं किया? जो बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ, क्या वो अजमल खसब ने नहीं किया? जो बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ, क्या वो मोपला और मालाबार में और पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ? तो यहां कौन सा सबको फांसी पे चढ़ा दिया गया एक अफजल गुरु के अलावा? तो संवैधानिक देश में रहते हुए हमारी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तो 20-20 साल, 25-25 साल शरिया समझने की कोशिश करती है, इस्लाम समझने की कोशिश करती है। जब यहाँ नहीं इनको डेथ पेनल्टी मिलती है, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बीइंग एन एडवोकेट मैं बताऊं कि इस्लामिक देश बांग्लादेश में क्या सजा मिलेगी? कोई सजा नहीं मिलेगी। उसने तो इस्लाम को बचाने के लिए और इस्लाम के लिए बहुत बुलंद काम किया है। उसने तो बहुत अच्छा काम किया है। उसने तो प्यारे नबी के अधूरे काम को पूरा किया है। प्यारे नबी पूरे यहूदियों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, प्यारे नबी पूरे बुत परस्तों को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसी अधूरे काम को तो अभी फ़लस्तीन कर रहा है इजराइलियों को मार करके, और बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं को मार करके। हमारे देश के विपक्ष के कई नेता भारत सरकार पर उंगली उठा रहे, वो कह रहे कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर मौन क्यों है, क्यों चुप है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, मैं तो मांग उठा रही हूं राहुल गांधी से कि आखिर इंदिरा गांधी ने मुजीबुर रहमान का साथ दे करके पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकलवाया और उसके बाद फिर इस्लामिक देश बनवा दिया। क्यों?
आप उसको अखंड भारत में जोड़ लेती और मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बनना था, आप बना देती, लेकिन आर्मी हमारी कूप रखती। उसको इस्लामिक देश बनाने की जरूरत ही क्या थी? आपको किसने कहा था इंदिरा गांधी को इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए? अरे आपके पास दिमाग अगर कम था तो आप जो बेहतरीन दिमाग के लोग थे, जो जियो पॉलिटिक्स को समझते थे, जो आगे की विचारधारा को सामने रखना जानते थे, आपको उनसे पूछना चाहिए था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी बार बार कह रहे थे, बहुत यंग थे वो, जनसत्ता पार्टी में वो हमेशा संगठन को बैठ करके बातें किया करते थे और उनका कहना था कि बांग्लादेश जब हमारे पास आ ही गया तो फिर इस्लामिक देश में घोषणा करने की जरूरत क्या थी? शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त इतना कमजोर था कि उस वक्त इंदिरा गांधी अगर बोलती कि तुम वजीर आजम बनो बंगा बंधु, लेकिन आर्मी हमारी रहेगी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे मोदी तो जुम्मा 8 दिन हुआ है कि वो प्रधानमंत्री के चेयर पे बैठा है, फिर भी मोदी ने एक टूटे हुए खंडर को फिर से हिंदुस्तान बनाया है, फिर से विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर से हमारे डिफेंस को इस पूरी दुनिया में चौथे पोजीशन पर पहुंचाया है। अभी जय श्री राम का नारा लिया जा सकता है, संविधान मानना पड़ रहा है, लेकिन इंदिरा गांधी ने काहे को इस्लामिक देश बनाया भाई? क्या साजिश थी इंदिरा गांधी की? और जब बांग्लादेश जब पाकिस्तान से कटकर निकला तो उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के आसपास की जो ज़मीनें भारत में आ गई थी, आपने फिर उसको समझौता करके आपने भुट्टो परिवार को दे दिया। क्यों? तो सवाल तो गांधी परिवार से होना चाहिए। आप फिर देखिए विंटर सेशन के बाद दूसरा सेशन लगेगा, समर सेशन, यही आलोचना होगी। मैं अभी से आपको बता देती हूँ। अगर आप बांग्लादेश के साथ साथ हम बात करें मैम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी डबल इंजन के 8 साल में पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि यूपी बदहाल हो गया, यूपी के लोग पलायन करने पर मजबूर है, तो आप बताइए कि इन 8 सालों में डबल इंजन के राज में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव है? देखिए, जो विपक्ष में नमाजवादी पार्टी बैठी है, वो जब समाजवादी को नमाजवादी बता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल रही हूँ। जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो है, वो मर्द अपनी वाइफ, अपनी धर्मपत्नी के लिए आवाज़ नहीं खोल पाया और एक मुल्ला उसको नंगी बोल के चला गया, तो वो उत्तर प्रदेश का क्या भला कर सकता है? कुछ भी भला नहीं कर सकता है। मुझे लगता है ये सवाल ही उचित नहीं था। और अखिलेश यादव इतना कमज़ोर है कि वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है एक चवन्नी छाप मौलाना के ख़िलाफ़। वो उसकी बीवी को कोई नंगी नुच्ची कुछ भी बोलकर निकल जाता है, उसकी बीवी का पीठ देख करके मौलाना रशीदी बोलता है, देखो देखो पीठ खुला हुआ है, उसका पीठ दिखाई दे रहा है, और उसको बुरा नहीं लगता है। मुसलमानों के वोट के लिए वो अपनी बीवी का नंगापन भी सुन लेता है मुल्लाओं के मुंह से। तो जो मर्द अपने सत्ता को, अपने चेयर को बचाने के लिए अपनी बीवी को बेआबरू करवा सकता है मौलानाओं से, कल को उसके हाथ में उत्तर प्रदेश की अगर सरकार और सत्ता चली जाती है तो वो तो मौलानाओं के बिस्तर पर बेटियों को भेजेगा, हिंदू बेटियों को तो बाजार में हाथ पैर टांग करके बिक्री करवाएगा, क्योंकि वो उसके नज़र में तो उसकी खुद की बीवी की कोई औकात और इज्जत नहीं है। वो तो मर्द ही नहीं बचा है, क्योंकि वो अपनी बीवी के लिए आवाज़ नहीं ऊंची कर पाया, तो उत्तर प्रदेश की हिंदू बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए क्या ही खाक आवाज़ ऊंची करेगा। दूसरी बात कि जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में रचा और बसा गया, उसकी कमी तो उन लोगों को महसूस होती ही होगी। अब आप सोचिए, आज़म खान को जेल में रहना पड़ रहा है। अब जब अखिलेश की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, तो अखिलेश यादव बोलता था जितना एसपी है सबको खटाओ, चिंता मत करना बेटा, तुम लोगों के पैर के जूते का लेस बंधवाऊंगा पुलिस से। ये औकात थी पुलिस की। पुलिस अखिलेश यादव चेयर पर बैठा रहता था, पुलिस उसके जूते के पास बैठ करके उसकी बातें सुनता था। ये औकात थी पुलिस की। आज पुलिस
कानून के तहत काम कर रहा है, संविधान का पालन करके काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस को दबंग और अप्रोप्रिएट संवैधानिक पुलिस का नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उनको तो बुरा लगेगा, और जब बुरा लगता है तो चीखते हैं। और इसी के साथ साथ इन लोगों के गड़बड़ घोटाले भी सामने आ जाते हैं। नज़ुल प्रॉपर्टी सामने आई ना, अब नज़ुल प्रॉपर्टी जैसे ही सामने आई वैसे ही अखिलेश यादव चिल्लाने लगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके अब्बा, उसके बाद फिर दादा अब्बू, लकड़ दादा अब्बू, फकड़ दादा अब्बू ने मुगलों के चरण पर कितने प्रॉपर्टी हिंदुओं के रखे थे। आज फिर उत्तर प्रदेश की सभा में अगर किसी सेशन में नज़ुल प्रॉपर्टी का मामला उठ तो जाए और ज़रा 2-4 दिन जिरा हो तो जाए। अजय जी, लेकिन लगातार अखिलेश यादव पीढ़ी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी है, वो हाशिए पर आ गए हैं, और वही लोग हैं, वही वर्ग है जो इस बार जो है बाबा का तख्ता पलट कर देंगे और समाजवादी पार्टी की एक बार दोबारा जो है सत्ता बनते हुए नजर आएगी। कोई इशू नहीं है, जनता जिसको चुनेगी उसको सराहा जाएगा। कोई नेता बड़ा नहीं होता है, जनता बड़ी होती है। जनता जिसको चुनती है उसी को वो मुकुट मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को चुनती है तो भी हम माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता अगर योगी आदित्यनाथ को चुनती है तो भी हम माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सपना देखने में कोई बुराई तो नहीं है। जो अखिलेश यादव देख रहे हैं, देखने दीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम जब इलेक्शन की कैंपेनिंग में जाते हैं तो हम अपने काम को बताते हैं। हमने जो पूरे भारत से लेकर के बंगाल में या उत्तर प्रदेश में या अभी मैं महाराष्ट्र में थी नगर निगम के इलेक्शन में, तो हमने अपने काम को बताया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, विधानसभा इलेक्शन हुआ। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने, तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद की पार्टी ने अपने काम को बताया? नहीं। मोदी को गाली देना डे 1 से और नीतीश बाबू को गाली देना डे लास्ट तक, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो हम अपने कार्यों से जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी लफंदराजी और हवाबाजी से नहीं जाने जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जलन, हसद इंसान अपने व्यक्तिगत जीवन को खराब कर देता है। आप सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। कामों की तो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन के राज में यूपी में जो भी काम हुए हैं वो युवाओं के खिलाफ हुए हैं, रोजगार नहीं है। आज यूपी के लोग प्लान करने पर मजबूर हो रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव ये बात कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेशियों के लिए जो मोहब्बत विपक्ष दल के नेताओं के हृदय में है, मैं तो भगवान राम से प्रार्थना करूंगी कि विपक्ष के नेताओं के हृदय में इतनी मोहब्बत हिंदुओं के लिए भी कभी आ जाए। ये लोग मोदी विरोधी करते करते देश विरोधी होते चले जा रहे हैं, देश की जनता के विरोधी होते चले जा रहे हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। कुछ महीनों में पता चल जाएगा अखिलेश यादव ने कितना काम किया था और किस मजहब वालों के लिए काम किया था, किन कठमुल्लों के लिए काम किया था, किस उटंगे पजामों वाले के लिए काम किया था, किन लंबे कुर्ते वालों के लिए काम किया था, किन जालीदार टोपी वालों के लिए काम किया था। वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने की उम्मीद है? मायावती एक बार दोबारा चमकेगी, अखिलेश यादव का दोबारा? देखिए, चीखें उनकी निकलती हैं जिनको पता होता है कि उनका अस्तित्व अब मिट रहा है। और जैसे जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है और SIR चर्चाएं आम आ रही है, वैसे वैसे विपक्ष दल के नेताओं को ये बात समझ में आ चुकी है कि थोड़ी बहुत जो लाज शर्म वो बचा लेते थे और कुछ चीयर्स जो बचा लेते थे घुसपैठियों के वोट से, अब वो भी ना बच पाएगा। आपने SIR की बात की तो मैम बंगाल में भी चुनाव है, बंगाल के बाद यूपी में है। लगातार विपक्ष कह रहा है कि SIR जो है वो अब चुनाव आयोग चोर बन करके बीजेपी को हर राज्य जिताएगा और वोट कहीं और जाती है, मिल और कहीं जाती है। हम लोग क्या है SIR कितना जरूरी? हम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं जो असंवैधानिक बात करे। हम लोग उस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं जो गैर कानूनी बात करे। और हवाबाजी में बातें करके 2 तालियां कठमुल्लों का सुन करके हम खुश नहीं होते हैं। अगर वाकई में SIR वोट चोरी का एक
ऑप्शन बन चुका है, तो इस बात को देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में बिल्कुल प्रूफ कर देना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जब इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मोटा भाई, जब एसआईआर पर बात कर रहे थे तो आप लोग भागे क्यों? भागे क्यों? काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था। की बात कर रही हाँ, भागे क्यों विपक्ष के पूरे नेता? काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था, काउंटर में सवाल पूछना चाहिए था। वो कह रहे विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की खुलेआम हत्या, और ये तो फिर अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। अभी आपने मेरे से एक सवाल पूछा तो मेरा जवाब लेने तक आप रुकेंगे ना? मेरा जवाब लिए बिना अगर आप भाग जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि नाजिया जी ने तो मेरे को बाइट ही नहीं दिया, तो दुनिया तो हंसेगी ही ना कि जब 100 लोगों को नाजिया पूरा का पूरा बात रख के बोलती है तो इसको क्यों भगाई, इसका मतलब यही खराब है ना? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ये। आपने अभी मेरे से एक सवाल किया, पूरा जवाब लिए बिना अगर आप भाग जा रहे हैं और बाहर निकल के चिल्ला रहे हैं कि देखो देखो मेरे को तो जवाब ही नहीं दिया नाजिया ने, तो बाहर वाले भी जूता मारेंगे कि हम सब देख रहे थे, वो जवाब दे रही थी, तुम सुने नहीं, तुम भाग गए। तो किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना नहीं जा रहा है। सवाल एक नहीं 1 लाख करो। देश का गृह मंत्री तुम्हारे 1 लाख सवाल का जवाब देने के लिए बाउंड है, वो बाउंड है, उसको देना पड़ेगा। विपक्ष अगर सवाल करता है, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर लोकतंत्र के मंदिर में सवाल करता है तो उसका काम है सवाल करना, जो सत्ता के कुर्सी पर बैठा है। और सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का कि ये जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देगा। तो जवाब तो दे रहे थे गृह मंत्री, आपको भागना नहीं चाहिए था। आप 10 घंटे बैठते, आप 4 दिन एसआईआर पर आप कन्फ्रंटेशन करते। गृह मंत्री तो भागने वाले थे ही नहीं, भागे तो आप। चोर की दाढ़ी में तिनका था, तो जिसकी दाढ़ी में तिनका था वो भाग गया। अजय जी, गृह मंत्री की आपने गरिमा बताई, तो गृह मंत्री का विपक्ष कह रहे हैं सबसे बड़ा काम होता है सुरक्षा। जब उनके हाथ में सुरक्षा है तो घुसपैठिया और रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे आ रहे हैं? और अगर एसआईआर उन्हीं पर कार्रवाई करना है तो उनके राज में कैसे आ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि पीवी नरसिम्हा राव ने जब ऑपरेशन पुशबैक करके घुसपैठियों को निकलने की बात कही थी और घुसपैठियाओं को निकाला था, तो वो किसको निकाल रहे थे? अगर मोदी की सरकार में ही सिर्फ घुसपैठियां आए हैं तो पीवी नरसिम्हा राव ऑपरेशन पुशबैक क्यों कर रहे थे? इंदिरा गांधी जी क्यों कह रही थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि भाई जो घुसपैठियां आए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा? तो फिर राजीव गांधी क्यों कह रहे थे कि जो घुसपैठियां आए हैं उनको जाना ही पड़ेगा? अगर सारे के सारे घुसपैठिया मोदी की सरकार में आए हैं तो ये लोग कौन सी हवाबाजी कर रहे थे घुसपैठियों को निकालने की? तो ये सब चलेगा नहीं। देश बहुत शिक्षित हो चुका है। हमारे भारत देश में मोर और लेस 140 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन है, जिसमें से मुसलमान तो छोड़ दीजिए, 120 करोड़ में से 79% जो हिंदू है वो शिक्षित है। तो इसलिए मदरसा छापों को राहुल गांधी की सारी बातें अच्छी लगेंगी, लेकिन वेल एजुकेटेड लोगों को राहुल गांधी की बात पर हंसी आती है और ऐसा लगता है कि बैठ करके शिनचैन देख रहे हैं। एक अंतिम में प्रश्न यही है मैम, क्योंकि पिछली बार हमने देखा यूपी के जब चुनाव हुए तो 2 युवाओं की जोड़ी तैयार हुई थी, राहुल और अखिलेश। इस बार भी अगर वही होता है तो मैम क्या कोई परिवर्तन आपको दिखता है? अच्छा, राहुल और अखिलेश युवा है तो यही है। तो फिर हमें और आपको तो पैम्पर पहन लेना चाहिए। अगर वो दोनों युवा है तो हमें और आपको तो पैम्पर पहन लेना चाहिए, वो बिब बिब लगा करके घूमना चाहिए, वो दूध का बॉटल लेकर के। बुढ़ा बुढ़ा ही होता है, 50 के बाद, 50 आने तक वो सीनियर ही हो जाता है और उसको सिंसियर भी होना चाहिए। देखिए, जोड़ी कोई भी आए, पूरा गांधी परिवार आ जाए, पूरा यादव परिवार आ जाए, सब मिल करके इलेक्शन लड़े, जनता काम पर वोट देती है। जनता भाषणबाजी पर या मुसलमानों को भड़का करके देश का या किसी राज्य का ताना बाना बिगाड़ने पर जनता वोट नहीं देती है। आपने क्या काम किया है? अगर आप सत्ता में नहीं भी थे तो भी आपने जनता के लिए क्या काम किया है वो आप बताइए, जनता आपको चुनेगी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की भाजपा की बहुत ही प्रखर और मजबूत प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी से, जिन्होंने हर प्रश्न का जवाब जब वो बहुत ही बेबाकी से दिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, एसआईआर हो, बांग्लादेश में हुई हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हो, तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने बेबाकी से बात की। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शाइनिंग इंडिया।